हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैव प्रक्रम का आखिरी हिस्सा, चौथा भाग, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में चार मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, वो कहलाता है वृक्क या किडनी। दूसरा भाग यूरेटर, मूत्रवाहिनी। तीसरा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा भाग है मूत्र मार्ग और यूरेथ्रा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं यहां पर आप देख पा रहे हैं। एड्रेनल ग्रंथि, जो कि बिल्कुल वृक्क के ऊपर पाई जाती है। और ये जो पार्ट है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको बच्चों कहा जाता है हाइलम। यही वह स्थान है जहां पर वक्रीय धमनी और वक्रीय शिरा का प्रवेश और निष्कासन होता है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन यहीं से एंटर करते हैं और यहीं से निकलते हैं। ओर्टा शुद्ध रक्त को लेकर आती है, महाशिरा अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो एक एक करके हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला भाग बच्चों जो आता है, दैट इज किडनी या वृक्क। हमने पिछले जैव क्रम के भागों में देखा कि भाई भोजन भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद उसका अवशोषण हो गया। परंतु उस अवशोषण के बाद जो एनर्जी मिली, वो शोषण प्रक्रिया के दौरान उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद परिवहन तंत्र की सहायता से शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग कर लिया जाता है। परंतु जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे शरीर के, उनको बाहर निकालने के लिए इस उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो वृक्क एक जोड़ी संरचनाएं हैं। सबसे पहली बात, एक जोड़ी वृक्क इंसानों में पाए जाते हैं, जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, जिसको डोर्सल साइड भी कहा जाता है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में उपस्थित होते हैं। जो हमारा बैकबोन है, कशेरुक दंड है, उसके दोनों तरफ। तो ये इसकी लोकेशन की बात हो गई कि कहां पर ये उपस्थित होता है। अब आप देख पा रहे होंगे चित्र में, जो दायां वृक्क है वो थोड़ा सा आगे की तरफ स्थित होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा। ठीक है, आपको इस चित्र में और चीजें समझ में आएंगी। जो मानव का वृक्क है वो गहरे लाल रंग का, ईंट के जैसी उसकी कलर होता है, और सेम के बीज के आकार का, गहरा रंग, लाल, और सेम बीज का आकार, उसके जैसी आकृति होती है। बाहरी तल उत्तल होता है और जो भीतरी तल है वो अवतल होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़े हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, वहां से आप समझ सकते हो। जो अवतल दर्पण है जो मैं बता रहा था, उसमें ये गड्ढे जैसी संरचना, ये जो गड्ढे जैसी संरचना है, यही बच्चों क्या है, हाइलम है। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी, लसिका वाहिनी, वृक्क धमनी, सारे के सारे इसी भाग से जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूत्रवाहिनी है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, ये सारे के सारे इस भाग में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो वृक्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाहर का जो हिस्सा है उसको कोर्टेक्स कहते हैं या वल्कुट उसको कहा जाता है, और अंदर का जो हिस्सा है वो मेडुला कहा जाता है। तो कोर्टेक्स और मध्यांश, जिसको मेडुला कह देते हैं, दो हिस्सों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, वल्कुट की हम पहले बात करते हैं। तो जो वल्कुट है इंसानों में,
ये बाहरी हिस्सा है, बाहरी भाग है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं जो आगे हमें अभी हम पढ़ेंगे। मालपेशिकाएं, जिसको मालपेशियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, मालपेशियन बॉडी कहते हैं। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समिश्र कुंडलिक नलिका, कुंडलिक नलिका यहां पर उपस्थित होती है। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलिक नलिका यहां पर पाई जाती है। और क्योंकि मालपेशिकाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये भाग कणिका में दिखाई देता है। ठीक है। वल्कुटीय भाग के मध्य में कुछ बाहरी भाग धसे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम बेटा? कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अभी आपको चित्र में दिखाता हूं कहां पर उपस्थित है। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, ये यहां पर उपस्थित होते हैं। दूसरा जो अंदर का हिस्सा है उसे कहा जाता है मेडुला या मध्यांश, मध्यांश या मेडुला। इस भाग में बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं कि यहां पर वृक्क नलिकाएं, हैनले का लूप, वृक्क नलिकाएं, हैनले का लूप आदि संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। और इसी भाग में ये कहा गया, इसी भाग में पिरामिड पाए जाते हैं। ये वाली संरचना, इनको पिरामिड्स का कहा जाता है। ये पिरामिड यहां पर उपस्थित होते हैं। ये पिरामिड एक प्याले नामक नुमा एक संरचना में खुलते हैं, जिन्हें कैलेक्स कहा जाता है। ये कैलेक्स खुल गए और सारे कैलेक्स मिलकर एक ओपनिंग है जिसको रीनल पेल्विस या पेल्विस कहा जाता है, उसमें जाकर खुल जाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये झाड़ू जैसी संरचनाएं हैं जिनको पिरामिड्स कहा जाता है। पिरामिड्स खुलते हैं कप जैसी संरचना में जो कैलिक्स है, और सारे कैलिक्स मिलकर पेल्विस में खुलते हैं, जिसको रीनल पेल्विस भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये दो भाग होते हैं मनुष्य की किडनी के या वृक्क के। तो पिरामिड, उससे मेजर और माइनर कैलेक्स, ये संरचनाएं बनती हैं, और उसके बाद पेल्विस। ठीक है। अगला हिस्सा जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का, वो क्या कहलाता है? मूत्रवाहिनी। तो प्रत्येक वृक्क से एक ट्यूब निकलती है जो मूत्रवाहिनी कहलाती है। तो मूत्रवाहिनियां मोटी होती हैं, आकार में मोटी पेशीय भित्ति की बनी संरचनाएं हैं, पेशीय भित्ति की संरचनाएं हैं। और ये जाकर अगली संरचना में खुलती हैं, जिसे यूरिनरी ब्लैडर या आमाशय कहा जाता है, मूत्राशय, सॉरी, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। तो अगला भाग है यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है बच्चों। दोनों की दोनों जो मूत्र वाहिनियां हैं आप देख पा रहे हो, यहां पर आकर खुलती है, और मूत्र मार्ग का जो निष्कासन का स्थान है वो भी यहीं पर होता है। तो आंतरिक रूप से ये एक इस तरह की संरचना बना लेते हैं, जिसे ट्राइगोन कहा जाता है। इसको ट्राइगोन कहते हैं बच्चों। तो इसके 3 स्तर मैं बता रहा था। सबसे ऊपर बाह्य स्तर है, इसका सबसे ऊपर का स्तर बाह्य स्तर, जो पेरिटोनियम से बना होता है। बीच का स्तर
स्मूथ मसल्स या अरेखित पेशी से बना होता है, मध्यम स्तर भी कह सकते हैं, अरेखीय पेशियों से बना होता है, और आंतरिक स्तर, तीसरा आंतरिक स्तर है जो श्लेष्मी स्तर होता है, श्लेष्मा इसमें पाया जाता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र संग्रह किया जा सकता है। एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र इसमें संग्रहित हो जाता है। आखिरी हिस्सा जो है वो कहलाता है मूत्र मार्ग। मूत्राशय इसमें खुलता है मूत्र मार्ग में, ठीक है। ये एक पतली सी नलिका है जिसके द्वारा मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्र निष्कासन के लिए सहायक नली है ये, ठीक है बच्चों। यहां पर अवरोधनी पेशियां मिलती हैं, अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं, स्फिंक्टर मसल्स जिनको कहा जाता है। अवरोधनी पेशियां जो मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखने का कार्य करती हैं, और जब मूत्र त्याग करना होता है, मूत्र का निष्कासन होता है, तो ये अवरोधनियां स्थिर हो जाती हैं, अवरोधनी पेशियां स्थिर हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और मूत्र आसानी से बाहर निकल जाता है, मूत्र का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। तो ये आंतरिक संरचना और अलग अलग भाग थे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का। पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो संरचनात्मक इकाई है वृक्क की, उसे कहा जाता है बच्चों नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग वृक्क, और वृक्क के भी जो मुख्य संरचना है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन, ठीक है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, याद रखना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वृक्क की, वो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। एक मनुष्य के वृक्क में 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 10 से 12 लाख इनकी संख्या होती है। ये बहुत महीन कुंडलीकार संरचनाएं होती हैं जो रक्त को छानकर उसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालकर मूत्र निर्माण में सहायता करते हैं। अब इसके भाग देखते हैं। देखिए, धमनी है और यहां पर शिरा है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये अपवाही धमनिका की सहायता से ये रक्त यहां पर आया। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, और अभिवाही धमनिकाएं इसको लेकर पूरे शरीर में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला भाग है वो कहलाता है मालपीजियन बॉडी या मालपेजी काय, ठीक है। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, निकस्ट या समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? हेनले का लूप, ये तीसरा हिस्सा हो गया इसका। उसके बाद आ जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो चौथा हिस्सा हो गया इसका। उसके बाद संग्रहित नलिकाएं, ये इसका पांचवा हिस्सा होता है। और अंतिम हिस्सा इसका कहलाता है वैसा रेक्टा। ये जो जाल है ये वसा रेक्टा कहलाता है। तो ये सारी संरचनाएं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला भाग है मैलपिगी काय या मैलपीजियन ट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है। ये दो भागों से मिलकर बना होता है, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमन संपुट और
ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ से मिलकर मैलपीजी काय बनता है? बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? मालपीजी काय। ठीक है। अब बोमन संपुट क्या है? बोमन्स कैप्सूल क्या है? ये एक प्याले जैसी संरचना है बच्चों, ये एक प्याले जैसी संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना है बोमन संपुट। और इसी में ये ग्लोमेरुलस धसा हुआ होता है, ये ग्लोमेरुलस धसा होता है इसमें। ठीक है। और ये पूरी संरचना मैलपीजी काय कहलाती है। जिसको मैलपीजियन ट्यूब्यूल या मैलपीजियन काय कहा जाता है। ठीक है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यहां पर आंतरिक स्तर पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है, पोडोसाइट्स कहा जाता है। ये विशेष संरचनाएं हैं पोडोसाइट्स। ठीक है। अब ये इसकी जो बाहरी आउटग्रोथ है, इसके जो प्रवर्धक है पोडोसाइट्स के, ये महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती हैं, ये ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है, जहां पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, महीन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। इसके कारण यह अधिक पारगम्य हो जाती है। दूसरा भाग ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ है। तो एक तरफ से क्या आता है यहां पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने चित्र में देखा था, एक तरफ से यहां से क्या आता है? अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, अफरेंट आर्ट्रियोल। और दूसरी तरफ से क्या निकलती है? अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ठीक है। तो अभिवाही तो रक्त लेकर आती है, रक्त लाने का कार्य करती है, और ये रक्त को लेकर जाती है। ठीक है। शरीर से इसको वृक्क से बाहर लेकर जाने का कार्य करती है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो कहलाता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी इसको कहा जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब इसके सरफेस पर इस तरह से छोटे छोटे माइक्रोविलाई या जिनको सूक्ष्मांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर लगभग 2/3 2/3 75% आप कह सकते हैं भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद जो अगला हिस्सा है, हम यहां से चले और अब हम पहुंच गए यहां पर, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप। ये यू के समान आकृति है, ये यू के समान आकृति है। इसको मैं अलग से अगर यहां पे बनाऊं तो ये संरचना हेनले का लूप कहलाती है। अब इसकी भी दो भुजाएं होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, अवरोही एंड आरोही भुजा। ठीक। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, शल्की उपकला की बनी होती है,
ठीक है, जबकि ये क्यूबोइडल एपिथेलियम घनाकार उपकला की बनी होती है। उसके बाद जो अंतिम भाग है वो कहलाता है बच्चों, यहां से जाकर ये वाला हिस्सा ऊपर क्या कहलाएगा, दूरस्थ। अभी हमने पढ़ा था समीपस्थ, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये भाग कहलाता है। ठीक है, तो हेनले के लूप की जो आरोही भुजा है, हेनले के लूप की जो आरोही भुजा है वो इसमें आकर खुलती है। ठीक है, इसमें भी घनाकार उपकला ही पाई जाती है, लेकिन यहां पर जो PCT था, निकट कुंडलित नलिका की तरह इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। वहां पे सूक्ष्मांकुर थे, इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, ये मुख्य अंतर है। और इसके बाद ये सारा का सारा खुल जाता है एक बड़ी सी नलिका में, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। ये किसमें खुलता है, संग्रह नलिका में खुलता है, संग्रह नलिका में आकर खुल जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वृक्क नलिका में बना मूत्र अब कहां आ गया, संग्रह नलिका में। यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, बहुत सारी इसमें जुड़ जाती है और एक वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे बेलिनाई वाहिनी कहा जाता है। बेलिनाई वाहिनी या डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। और ये सारी की सारी पेल्विस में जाकर खुल जाती हैं। सारी ये वाहिनियां कहां जाकर खुलती हैं, पेल्विस में। तो ये मुख्य भाग थे। ठीक है, अब हम देखेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बच्चों 3 भागों में पूरी होती है। मूत्र निर्माण, या हम इसको कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहला जो भाग है वो निस्पंदन कहलाता है, जो यहां पर होता है। दूसरा पुनर्शोषण होता है, जो यहां पर होता है। और तीसरा जो श्रावण है वो इस भाग में होता है। उसके बाद मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, यूरिया में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, अब यूरिया यकृत में यूरिया फिर यूरिया साइकिल में चला जाएगा और वो सारा अलग अलग कार्य है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ मूत्र निर्माण से संबंधित प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है निस्पंदन। पहला भाग क्या है, निस्पंदन या परानिस्पंदन भी कह सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, परानिस्पंदन। तो ये भाग मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बोमन संपुट जो है छलनी की तरह काम करता है। बोमन संपुट में छलनी की तरह पतली मेम्ब्रेन होती है। छलनी की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसमें असंख्य छिद्र थे, जिसमें से धीरे धीरे पारगम्यता बढ़ जाती है। छिद्रों की वजह से वो 100 से 1000 गुना ज्यादा पारगम्य हो जाता है। ठीक है, अब जो प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ थे, प्लाज्मा के पदार्थ वो
ग्लोमेरुलस के छिद्रों में से धीरे धीरे निकलकर बोमन संपुट में आ जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है, एक तरफ अभिवाही थी लाने वाली और उससे ये बोमन संपुट बन गया था, और ये अपवाही है, तो इसका जो व्यास है अभिवाही का ये ज्यादा होता है अपवाही की बजाय, अपवाही धमनिका की तुलना में। इसलिए ग्लोमेरुलस में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है, रुधिर का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केशिका गुच्छ में, इस ग्लोमेरुलस में कुछ चीजें नहीं छन पाती हैं। इनमें रुधिर कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, रुधिर के प्रोटीन, वो भी नहीं छन पाते हैं। ठीक है। अब ये जो यहां से छना हुआ जो निस्पंद है ये आ जाता है बोमन संपुट में। तो पूरा का पूरा कहां पहुंच गया? बोमन संपुट में। अब इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर निस्पंद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। 1 मिनट में लगभग 1100 से 1200 ml रक्त छाना जाता है वृक्क द्वारा। ठीक है। अब दूसरा भाग वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सारा का सारा कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। परानिस्पंदन क्रिया द्वारा ग्लोमेरुलर निस्पंद में अब क्या क्या है? इसमें यूरिया है, इसमें ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, विटामिन है, जल है, कुछ लवण है। ठीक है। अब इन सभी आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके वापस से रक्त में डाल दिया जाता है। तो लगभग 95% जल का दोबारा से अवशोषण हो जाता है। छन का वो बाहर आया था और उसमें से सिर्फ 0.8%, 1% से भी कम मूत्र में आता है, मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर जाता है। ठीक है। तो वृक्क नलिकाओं से लाभदायक पदार्थों का पुनः रुधिर में पहुंचना वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। कि 180 लीटर जो रक्त छना पूरे दिन में, उसमें से सिर्फ लगभग 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बन पाता है। ठीक है। तो अब अलग अलग स्थानों पर आप देखें अलग अलग चीजों का अवशोषण हो जाता है। यहां पर ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका अवशोषण हो गया। जो लूप ऑफ एनले था उसके ऊपर के भाग में जल और नीचे के भाग में आयंस का अवशोषण हो गया। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका थी वहां पे सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस, जल का अवशोषण हो जाता है। और अब ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट अब पहुंच जाता है तीसरे कार्य के लिए, जिसको श्रावण या सिक्रीशन कहा जाता है। अब अधिकतर जो लाभदायक चीजें थी उनका अवशोषण कर लिया गया। ठीक है। लेकिन कुछ हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ कौन से हो सकते हैं? जैसे पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक रंग पदार्थ, कुछ दवाइयां, औषधियां, उनका भी अवशोषण नहीं होता है। यूरिक अम्ल भी अवशोषित नहीं हो पाता है। ठीक है।
ये छन भी नहीं पाते हैं प्राणस्पंदन के समय। तो जो पीसीटी था, संयुक्त कुंडलिक नलिका, डीसीटी था, दूरस्थ कुंडलिक नलिका, हेनले का लूप, ये क्या करेंगे, ये सब सक्रिय अभिगमन के द्वारा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन के द्वारा इसको वृक्क नलिकाओं में डाल देती है। किसको? इन सारी चीजों को, ये पिगमेंट, ये दवाइयां, ये यूरिक अम्ल, इन सबको वृक्क नलिकाओं में डाल देती है। ठीक है। और इसीलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन भी कहा जाता है। इसलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन या नलिकीय श्रावण, नलिकीय श्रावण भी कहा जाता है। तो 3 भागों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जो वृक्क नलिकाओं में आया वो अपशिष्ट क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। अब मूत्र निष्कासन कैसे होता है? यूरिनेशन कैसे होता है? अब वृक्क नलिका से, अभी तक सारा कहां गया था? वृक्क नलिका में, है ना। अब वृक्क नलिका से ये मूत्र संग्रह नलिका में आ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है। अब ये संग्रह नलिका, इसको कहां डालेंगे? याद करिए, बेलिनाई वाहिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, वहां पर पहुंचा देंगे, उसमें डाल देंगे, डक्ट ऑफ बेलिनाई में। और ये किसको कहां पहुंचा देगा? पेल्विस में, वृक्क श्रोणी में। ये इसको पहुंचा देता है वृक्क श्रोणी, जिसको पेल्विस भी कहा जाता है। यहां तक पहुंचा दिया। अब पेल्विस से मूत्रवाहिनी द्वारा कहां कर इकट्ठा हो जाएगा? मूत्रवाहिनी कहां खुलती है? मूत्राशय में खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में। और जब मूत्राशय आधे से ज्यादा भर जाता है तो इसकी एरकित चिकनी पेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे तंत्रिका आवेश उत्पन्न होता है। और ये तंत्रिका आवेश हमारे जो मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क के आधार पर अवरोधनी, शुरू में बताया था मैंने, अवरोधनी स्थिर हो जाती है और मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है। अब कुछ कारक हैं जो मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मूत्र निष्कासन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है वातावरण। गर्मी के समय क्योंकि पसीना ज्यादा आता है तो मूत्र निष्कासन कम होगा। सर्दियों में पसीना नहीं आता और मूत्र निष्कासन की दर बढ़ जाती है। दूसरा, भोजन। अगर हम तरल भोजन लेंगे तो तरल भोजन की वजह से मूत्र निष्कासन की दर बढ़ जाती है। तीसरा है उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अवरोधनी है उन पर दबाव बढ़ जाता है और वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो मूत्र निष्कासन की दर बढ़ जाती है। और चौथा, कार्य। हम किस प्रकार का कार्य करते हैं? मान लीजिए एक आदमी एसी ऑफिस में बैठा है तो वहां पे उसका जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो कम हो रही है, जिसकी वजह से मूत्र निष्कासन की दर ज्यादा होगी। लेकिन एक मजदूर है जो पूरे दिन काम कर रहा है, उपापचयी क्रियाओं की दर बहुत ज्यादा है, पसीना खूब आया उसको, तो ऐसे मनुष्य में मूत्र निष्कासन की दर कम हो जाती है। तो ये विभिन्न कारक है जो मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमने कुछ भाग में पूरे
प्रक्रिया को समझा कि कौन कौन से भाग होते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के। 4 मुख्य भाग, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से जो नेफ्रॉन है या वृक्क नलिकाएं हैं वो अलग अलग भागों में बटी होती हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग कार्य होते हैं, और कैसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, निस्पंदन, पुनरावशोषण और श्रावण। अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि सर आपने उत्सर्जन तो बताया नहीं, मूत्र का निष्कासन वो उत्सर्जन ही तो है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह।